नमस्ते दोस्तों, नॉलेज बाय अनीशा में आपका स्वागत है। आज का डीप ड्राइव एक ऐसे दस्तावेज पर है जो 75 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जिंदगी को दिशा देता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ इसके तथ्य जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान आज भी एक जीवित दस्तावेज क्यों और कैसे है। जीवित शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी शुरुआत ही इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे। 3 साल? जी हाँ, 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को खंगाला गया और हर एक शब्द पर जोरदार बहस हुई। अच्छा। तो ये कोई रातों रात तैयार की गई किताब नहीं थी, बल्कि हजारों घंटों की सोच का नतीजा थी। और इन सारी बहसों के केंद्र में थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का शिल्पकार कहते हैं। लेकिन उनका विजन सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा था, है ना? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक आजादी वोट देने का अधिकार वो तब तक बेमानी है जब तक समाज में बराबरी न हो। सामाजिक बराबरी। हाँ, उनका जोर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर था। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 17 के जरिए छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हजारों साल पुरानी एक सामाजिक बुराई पर सीधी चोट थी। और इसी सोच से अनुच्छेद 32 भी जोड़ा है, जिसे उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। ये बहुत भारी शब्द है, आत्मा है। आम इंसान के लिए इसका मतलब यह है कि सोचिए, अनुच्छेद 32 आपके हाथ में एक सुपर हीरो पावर की तरह है। हाँ, सुपर हीरो पावर। हाँ, अगर सरकार या कोई भी संस्था आपका कोई मौलिक अधिकार छीनती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी छोटी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, सीधा सुप्रीम कोर्ट? जी, यह हर नागरिक को देश की सबसे बड़ी अदालत तक सीधी पहुंच देता है। इसीलिए ये संविधान की आत्मा है। वाह, ये एक तरह की गारंटी है। और ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में भी लिखी हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। इस सुनने में बहुत आदर्शवादी लगते हैं। क्या ये सिर्फ भारी भरकम शब्द हैं? नहीं, ये हमारे देश की नींव के पत्थर हैं। जैसे पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। राइट। और समाजवादी शब्द जो बाद में जोड़ा गया, ये दिखाता है कि हमारा लक्ष्य आर्थिक असमानता को कम करना है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमें किस तरह का देश बनाना है। लेकिन अगर ये नींव के पत्थर हैं तो एक सवाल उठता है, संविधान में तो संशोधन भी होते हैं। हाँ, 100 से ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या कोई सरकार बहुमत के दम पर इस पूरी नींव को ही नहीं बदल सकती? बेहतरीन सवाल। और इसी सवाल ने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े टकराव को जन्म दिया था। अच्छा। 1973 तक यही डर था। फिर आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस और सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रांतिकारी फैसला सुनाया जिसे मूल ढांचा सिद्धांत कहते हैं। मूल ढांचा सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये मूल ढांचा है क्या? इसकी कोई लिस्ट है? यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। इसकी कोई तय लिस्ट नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, कानून का राज जैसी चीजें संविधान का मूल ढांचा है, जिन्हें संसद भी नहीं छू सकती। एग्जैक्टली। ये एक तरह का रक्षा कवच है जो संविधान की आत्मा को बचाता है। आप घर में रंग रोगन कर सकते हैं, लेकिन उसकी नींव नहीं तोड़ सकते। समझ गया। ये दस्तावेज लगातार विकसित हो रहा है, जैसा कि हाल के संशोधनों जैसे GST या महिला आरक्षण से दिखता है। बिल्कुल। तो इसका कुल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है जो समय के साथ अपना रास्ता बनाती है। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक बातचीत है जो 75 सालों से चल रही है। तो हमने देखा कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ, इसके पीछे का दर्शन क्या था और कैसे एक 75 साल पुराना दस्तावेज आज भी प्रासंगिक है। और इस बातचीत को खत्म करने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। जरूर। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आखिरी स्पीच में एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हों। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक दस्तावेज की सफलता कागज पर लिखे शब्दों से ज्यादा उन लोगों के इरादों पर निर्भर करती है जो इसके मूल्यों को जीते।